ये दोस्तों इंडिया में एक 35 लाख रुपीस की कार का या फिर मेरी स्कोडा ऑक्टाविया का ऑन रोड और एक्सट्रीम प्राइस का बिल। और इसको देख के दोस्तों हमारे इंडिया में कार्स के ऊपर टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा ही चीजें पता चलती है, जिनको सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे। जिसमें इस गाड़ी का इंडिया में एक्चुअल प्राइस था 28,95,000 रुपीज, वैसे 30.4 लाख रुपीज का था, पर इसके एंड ऑफ साइकिल में अराउंड 1.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा था, तो इसलिए इस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस इंडिया में 28,95,000 रुपीज का हो गया था। पर दोस्तों इन 28,95,000 रुपीज में से सिर्फ 19,56,000 रुपीज स्कोडा के पास गए हैं, बाकी 9.4 लाख रुपीज ऑलमोस्ट हमारी सरकार ने रखा है, जिसमें 19,56,000 रुपीज के ऊपर 14% की सेंट्रल जीएसटी लगी है, जिसकी अमाउंट बनती है 2,73,000 रुपीज। फिर इसके बाद 14% की स्टेट जीएसटी लगी है, जिसकी अमाउंट बनती है 2,73,000 रुपीज दोबारा, और एक 22% की सेस लगी है, जिसकी अमाउंट बनती है 3,91,000 रुपीज, जिसको कंबाइन करके दोस्तों हमारी सरकार ने ऑलमोस्ट 9.4 लाख रुपीज रख लिए एक 19.5 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर, और प्राइस ऑलमोस्ट 29 लाख रुपीज का हो गया। पर यहाँ पे भी दोस्तों इसके एक्चुअल प्राइस की स्टोरी खत्म नहीं होती। आपको पता होगा स्कोडा ऑक्टाविया एक सीकेडी गाड़ी है, मतलब इस गाड़ी के पार्ट्स बाहर बनते हैं और पार्ट्स को फिर इंडिया में लाके असेंबल करा जाता है स्कोडा की फैक्ट्री के अंदर। अब सीकेडी कार्स में इंडिया में 15% की या फिर 35% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हम मान के चलते हैं इस गाड़ी पे 15% की इंपोर्ट ड्यूटी ही लगी होगी, जिसका मतलब जो 19,56,000 रुपीज का प्राइस है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है स्कोडा ने। तो जो 28,95,000 रुपीज का प्राइस है उसके अंदर सिर्फ 17 लाख रुपए स्कोडा के पास गए हैं, उसके ऊपर 2.5 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी गई है और 9.4 लाख रुपीस के टैक्सेस गए हैं इंडिया में आके, जीएसटी और सेस मिला के। पर यहाँ पे दोस्तों स्टोरी खत्म नहीं होती। अब आता है इसका दूसरा वाला बिल या फिर इसका ऑन रोड प्राइसिंग का बिल, जिसमें इस गाड़ी का इंडिया में आरटीओ चार्जेस लगे 4,06,000 रुपए के। फिर हमारी सरकार 1% टीसीएस लेती है गाड़ी के एक्चुअल प्राइस में, जिसकी अमाउंट बनती है 28,950 रुपीज। तो टेक्निकली हमारी सरकार ने इस गाड़ी को इंडिया में रजिस्टर करने के लिए ऑलमोस्ट 4.4 लाख रुपीज और ले लिए, और अभी तो मैं इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। जिस सबको मिला के इस गाड़ी का इंडिया में ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीस का पड़ता है, जिसके अंदर से 17 लाख रुपए स्कोडा के पास गए हैं। ऑलमोस्ट 16.3 लाख रुपीस हमारी इंडिया की सरकार के पास गए हैं इन फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, सेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और टीसीएस। और अभी तो दोस्तों फिर भी ये गाड़ी इंडिया में लोकली सीकेडी वर्जन में आई है और इंडिया में लोकली स्कोडा की फैक्ट्री में असेंबल होकर डीलरशिप्स को लॉट होती है। मान लो अगर इस गाड़ी का टोटली बाहर से इंपोर्ट होता है, फिर इस गाड़ी का प्राइस क्या ही पहुंच जाता। और 17 लाख रुपए जो स्कोडा को मिले, क्या उन्होंने खुद भी कुछ पैसे कमाए होंगे इस गाड़ी को बेच के भाई? क्योंकि बाहर भी इस गाड़ी का प्राइस 17 लाख रुपए का नहीं है, पता नहीं स्कोडा ने कैसे करा होगा। पर दोस्तों ऑब्वियसली अभी हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्या पता बाहर भी इतने हाई टैक्सेस हो। तो इसलिए हम बेंचमार्क करते हैं हमारे इंडिया में कार टैक्सेस को, दो हमसे बड़ी कंट्रीज के टैक्सेस है और दो हमसे छोटी कंट्रीज के टैक्सेस है, और कंपेयर करते हैं एक टेस्ला मॉडल 3 के बेसिक वाले वर्जन का प्राइस इन चारों कंट्रीज में, देखने के लिए किसमें ज्यादा किसमें कम है। और टेस्ला मॉडल 3 मैंने इसलिए ली क्योंकि आपको स्टैंडर्ड एकदम सेम गाड़ी यही मिलती है जो कि चारों कंट्री में सेम तरीके से बिकती है। बाकी सारे कार्स में आपको थोड़े बहुत फीचर्स के वेरिएशन मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम यूएसए में, जहां पे द बिगर इट इज द बेटर इट इज, और मुझे बहुत पसंद है ये कंट्री। तो यूएसए के अंदर आपको एक 2.5% की फ्लैट इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, भले वो गाड़ी 1 करोड़ की हो, भले वो गाड़ी 100 करोड़ की हो, आपको 2.5% पे करना है और आप किसी भी कंट्री से गाड़ी लाके यूएसए में चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और इसके बाद आपको फिर एक सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप किसी भी डीलरशिप से अपनी गाड़ी को परचेज करें यूएसए में, और ये सेल्स टैक्स डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसलिए इसका जो रेट है वो भी वेरी करता है हर एक स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में थोड़ा हाई सेल्स टैक्स है और टेक्सास में थोड़ा कम सेल्स टैक्स है, किन्हीं स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेल्स टैक्स है ही नहीं। पर तभी अगर आप देखिए सेल्स टैक्स वेरी 0 से लेकर 7% के बीच का ही करता है, तो इसलिए ऐसे बहुत एक्सप्लोसिव सेल्स टैक्स नहीं है किसी भी आप स्टेट में गाड़ी खरीद लो। और इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं अराउंड $200-300 के, जो कि हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट सेम ही है, जिससे आप अपनी गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करा सकती है। तो मैक्सिमम अगर आप सारी ड्यूटीज वगैरह मिला भी ले तो आपको 10% टैक्सेस देने पड़ते हैं आपकी गाड़ी के प्राइस के ऊपर यूएसए में, जो कि 3-4% भी हो सकते हैं अगर आप किसी और सस्ती स्टेट में गाड़ी खरीद ले, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। और इतने कम इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से काफी सारे कार मेकर वहां पे अपनी गाड़ियां लोकली बेच भी पाते हैं बिना वहां पे लोकली बनाए, और तभी वहां पे इतनी बढ़िया वैरायटी है कार्स की, जिसकी वजह से अगर आप देखें एक टेस्ला मॉडल 3 के बेसिक वाले वर्जन या फिर रेयर व्हील ड्राइव वाले वर्जन का अमेरिका में प्राइस है 32.7 लाख रुपीस का, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। इंडिया में इतने प्राइस में बीवाईडी भी नहीं आती। पर दोस्तों अभी हम अमेरिका से ऑब्वियसली कंपेयर कर नहीं सकते, उनकी इकोनॉमी काफी बढ़िया हमसे, उनकी पर कैपिटा जीडीपी काफी बढ़िया हमसे। तो इसलिए दोस्तों हम चलते चाइना, क्योंकि कुछ साल पहले इनकी और हमारी पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। पिछले 20 सालों में इन्होंने काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर लिया, इनकी भी पॉपुलेशन हमारी तरह काफी बढ़िया है, तो इनका टैक्स स्ट्रक्चर देखते कैसे सेटअप हो रखा है। तो अगर आपको चाइना में कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करनी है बाहर से, मतलब वो गाड़ी किसी और कंट्री में बन रही है और चाइना में इंपोर्ट हो रही है, तो आपको फ्लैट एक 25% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। भले उस गाड़ी का प्राइस 1 लाख का हो, भले उस गाड़ी का प्राइस 100 करोड़ का हो, आपको फ्लैट 25% पे करना पड़ेगा गाड़ी के सीआईएफ वैल्यू पे, और आप उस गाड़ी को चाइना में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर चाइना में एक कंज्यूमर टैक्स लगता है जो कि गाड़ी के इंजन साइज पे डिपेंड करता है, और ये काफी छोटा टैक्स है, ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनली हाई नहीं है, जिसमें अगर गाड़ी का इंजन साइज 1 लीटर से कम का है तो आपको
1% का कंज्यूमर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर गाड़ी का इंजन साइज 1 से 1.5 लीटर के बीच का है तो 3% का कंज्यूमर टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर गाड़ी का प्राइस 1.5 से लेके 2 लीटर के बीच का है तो 5% का कंज्यूमर टैक्स है और मैक्सिमम 40% का है अगर गाड़ी का इंजन साइज 4 लीटर से ऊपर का है, जो कि अगर आप देखें काफी बढ़िया तरीके से सेटअप हो रखा है, क्योंकि चाइना में मैक्सिमम गाड़ियां 2 लीटर से कम के इंजन वाली है। तो मैक्सिमम जो कंज्यूमर टैक्स लोगों को पे करना पड़ता है अराउंड 5% का है, जो कि ठीक है यार, इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों कहानी खत्म नहीं होती, एक एडिशनल परचेज टैक्स भी लगता है अराउंड 10% का चाइना में, जो कि हर एक बंदे को पे करना पड़ता है अपनी गाड़ी के प्राइस के ऊपर। पर ये सब भी अगर आप मिला ले तब भी एक टेस्ला मॉडल 3 रेयर व्हील ड्राइव बेसिक वाले वर्जन का प्राइस चाइना में 26,88,000 रुपीज का है, तो अमेरिका से ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए सस्ता है। जबकि टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है, क्योंकि चाइना में इतनी हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इतनी सस्ती है कि कार मेकर्स अपनी कार्स को ऑलमोस्ट 20-30% कम प्राइस में बना पाते चाइना में। और भले वो इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर भी दे, भले वो टैक्सेस हाई कर भी दे, तब भी गाड़ियां चाइना में सस्ती है एज कम्पेयर टू किसी भी और कंट्री। पर दोस्तों चाइना भी अभी थोड़ा आगे बढ़ गया है। हम चलते हैं थाईलैंड देखने के लिए कि थाईलैंड में कैसे टैक्सेस है, जिसमें थाईलैंड में जो टैक्सेस है काफी हाई है अगर आप गाड़ी को इंपोर्ट करते हैं और काफी लो है अगर गाड़ी लोकली थाईलैंड में बनी है, जिसमें इंपोर्टेड कार्स में एक 80% की इंपोर्ट ड्यूटी है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी और गाड़ी का प्राइस मिलाने के बाद उसके ऊपर 30% की एक्साइज ड्यूटी लगती है और उसके ऊपर 10% का एक इंटीरियर टैक्स लगता है और 7% का वैट लगता है, जिसको अगर आप सब कुछ कंबाइन करते हैं तो जो गाड़ी बाहर 7 लाख रुपए की है, थाईलैंड में अगर आप उस गाड़ी को इंपोर्ट करते हैं तो उस गाड़ी का प्राइस थाईलैंड में 20,12,000 रुपीज का पड़ने वाला है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस हो गया। और इलेक्ट्रिक कार्स पे रिसेंटली अभी थाईलैंड ने 40% कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी एज कम्पेयर टू 80%, ताकि बाहर के कार मेकर थोड़ा और आए थाईलैंड में। पर वही दोस्तों, अगर कोई गाड़ी थाईलैंड में लोकली बनी है तो उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर टैक्स है, बस आपको एक लाइफ टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि गाड़ी के इंजन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक साल आपको छोटी छोटी अमाउंट्स पे करना पड़ता है और जितने साल आपकी गाड़ी पुरानी है आपको उतना कम पे करना पड़ेगा और आप जितने मर्जी साल अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो टेक्निकली जैसे इंडिया में आरटीओ होता है, जो कि सरकार एक साथ 10 साल का या फिर 15 साल का ले लेती है, थाईलैंड में आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में हर एक साल देना पड़ता है और वो कम होता रहता है सक्सेसिव सालों में, जो कि काफी बड़ा है। और ये जो लाइफ टैक्स से डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के इंजन साइज में, जिसमें पहले 600 सीसी में आपको ऑलमोस्ट 300 बात देने पड़ते हैं, मतलब 750 रुपए। उसके बाद के 1200 सीसी पे आपको 2000 बात और देने पड़ते हैं या फिर 5000 रुपए। तो मैक्सिमम भी अगर आप लगा ले तो 8, 9, 10,000 रुपए आप दे सकते हैं हर एक साल के और आपकी गाड़ी बढ़िया आपके नाम हो जाएगी। जिसकी वजह से अगर आप देखिए एक टेस्ला मॉडल 3 रेयर व्हील ड्राइव बेसिक वाले वर्जन का प्राइस थाईलैंड में अराउंड 40 लाख रुपीज का है, तो सबसे महंगा बाकी कंट्री से अगर आप कंपेयर करें, पर फिर भी इंडिया से सस्ता ही अगर आप देखिए। अगर गाड़ी इंडिया में आती है काफी महंगी होने वाली है। और इन टैक्सेस को देख के आपको भी लग रहा होगा कि भाई गाड़ी खरीदना कितना मुश्किल हो गया, और ये तो अभी मैं नॉर्मल कार के आपको टैक्सेस बता रहा हूँ। अगर आप लग्जरी गाड़ी देखे उस पर आपको और टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल सिंगल इनकम सोर्स से करना काफी मुश्किल है। आपको एक सेकंड इनकम सोर्स चाहिए होगी, जो कि आप काफी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं ट्रेडिंग करके पॉकेट ब्रोकर के थ्रू, जो कि काफी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें, जिसमें आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना है और मेरा कोड यूज कर लेना वर्सल BERSL, जिससे आपको 100% बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट ट्रेडिंग डिपॉजिट पे। और ये देख लो दोस्तों, मैंने भी अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर कर लिया, काफी आसान है। साथ ही दोस्तों मान लो आपको अभी ट्रेडिंग करना आता नहीं, तो पॉकेट ब्रोकर पे आपको ट्रेडिंग गाइड्स और क्लासेस मिलती है, जिनका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, हर एक इंडिकेटर के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही में आपको एक $50,000 का डेमो अकाउंट मिलता है, जिसमें आप रियल लाइफ तरीके से एकदम ट्रेड कर सकते हैं, बिना अपने रियल पैसे लगाए सारा कुछ जान सकते हैं। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्किल पे और अपनी नॉलेज पे, उसके बाद ही आप अपने रियल पैसे का रिस्क लो और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। और ये देख लो दोस्तों, मैंने भी काफी कम टाइम में काफी डिसेंट प्रॉफिट कमा लिए। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है पॉकेट ब्रोकर से, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। और साथ ही में मेरा कोड यूज कर लेना वर्सल, जिससे आपको 100% ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। तो जाओ जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो विद ऑल ड्यू डिलीजेंस। और वही दोस्तों, अगर आप चलते हैं बढ़िया बढ़िया दुबई में, तो दुबई का मेरे ख्याल से बेस्ट और सबसे सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि दुबई में एक फ्लैट 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है। भले उस गाड़ी का प्राइस 10 लाख का हो, भले गाड़ी का प्राइस 10 करोड़ का हो, आपको 5% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है और गाड़ी आप दुबई में ला सकते हैं। साथ ही में दुबई में एक 5% का वैट लगता है या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो कि हर एक गाड़ी पे सेम है, भले गाड़ी का प्राइस 10 लाख का है, भले गाड़ी का प्राइस 10 करोड़ का है। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी नहीं परचेज करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं अराउंड 350 बात के या फिर 8,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से, जो कि दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली सिर्फ 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, 5% का वैट है और 8,000 रुपए आपको और देनी है। और आप कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हो दुबई में, लिटरली कितने मर्जी प्राइस की, कितने मर्जी हॉर्स पावर की, और इसे जिंदगी भर चला सकते हो, बस आपको मेंटेन करनी है गाड़ी। तो यार ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर यार हमें जरूरत है, मेरे ख्याल से दुबई वाले तभी इतना एक्सेल कर रहे हैं। और इसके वजह से अगर आप देखें एक टेस्ला मॉडल 3 रेयर व्हील ड्राइव बेसिक वाले वर्जन का प्राइस दुबई में अराउंड 38,16,000 रुपीज है। तो थाईलैंड से थोड़ा कम है, अमेरिका से थोड़ा ज्यादा है, पर फिर भी दोस्तों ठीक है अगर आप देखें, क्योंकि ये गाड़ी लोकली दुबई में बनती भी नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया यार अगर आप देखें। और इंडिया में अगर आपको बेंचमार्क करना है तो इंडिया में टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज का प्राइस अगर इंडिया में आती है तो 60-65 लाख की आसानी से हो सकती है अगर करंट टैक्सेस में आती है, जो कि कुछ ज्यादा महंगी है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है।
एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी, उसके बाद लगता है उसपे जीएसटी, उसके बाद लगता है उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और जो तीनों है काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अगर इंडिया में गाड़ी टोटली इंपोर्ट होती है तो उस पर 100% की ड्यूटी लगती है अगर गाड़ी का प्राइस 35 लाख के ऊपर का है, और 70% की ड्यूटी लगती है अगर उस गाड़ी का प्राइस 35 लाख से कम का है। ये पिछले साल तक 60% थी, पर हमारी ये सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पिछले साल बढ़ा दिया था इसे 10% से। पर वही अगर कोई गाड़ी इंडिया में सीकेडी वर्जन में आती है, मतलब गाड़ी के पार्ट्स बाहर बन रही है किसी और कंट्री में, वो पार्ट्स इंडिया में आ रही है और इंडिया में लोकली असेंबल हो रही है किसी इंडियन फैक्ट्री में, तो इसमें भी दो डिफरेंट क्राइटेरिया उस पर टैक्स लगाने के, जिसमें अगर गाड़ी की इंजन और ट्रांसमिशन गाड़ी की बॉडी से अटैच्ड है तो फिर 35% की ड्यूटी लगने वाली है, और वही अगर फिर इंजन बॉडी और ट्रांसमिशन अलग अलग आ रहे हैं तो सिर्फ 15% की ड्यूटी लगने वाली है, जो कि ठीक है यार, फिर भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। और वही अगर कोई गाड़ी इंडिया में पूरी मैन्युफैक्चर हो रही है फिर उस पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगने वाला, उसके ऊपर डायरेक्टली जीएसटी लगती है। अब जीएसटी वाले अगर आप पार्ट में आते हैं तो जीएसटी इंडिया में स्टैंडर्ड 28% की लगती है हर एक गाड़ी पे, भले गाड़ी 1 लाख की हो, 10 लाख की हो या फिर 1 करोड़ की हो, स्टैंडर्ड 28% जीएसटी लगना ही है। पर इसके बाद दोस्तों लगता है सेस, जो कि बहुत वेरी करता है, जिसमें अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम की है और इंजन साइज 1.2 लीटर से छोटा है तो उसके ऊपर सिर्फ 1% का सेस लगने वाला है। पर वही अगर गाड़ी का साइज 4 मीटर से लंबा हो गया तो उसके ऊपर 15% का सेस लगने वाला है, और अगर उसका इंजन में 1.2 लीटर से बड़ा हो गया तो उसके ऊपर 22% का सेस लगने वाला है। तो 28% जीएसटी हो गई, 22% सेस हो गया, तो 50% ये एक टैक्स एडिशनल हो गया गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस से पहले वाले प्राइस में, जिससे एक्स-शोरूम प्राइस इतना बढ़ जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। अब तीसरा फेस आता है टैक्सेस का, जिसमें आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है अपने नाम पे अपनी स्टेट में, और ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं हर एक स्टेट के डिफरेंट होते हैं और ये डायरेक्टली स्टेट के पास ही जाते हैं। जिसमें अगर आप दिल्ली का एग्जांपल है तो अगर आपकी गाड़ी 6 लाख से कम की है तो आपको अराउंड 5% का आरटीओ चार्जेस देने पड़ते हैं, और अप टू 12.5% देने पड़ते हैं अगर डीजल की गाड़ी है और थोड़ी बड़ी गाड़ी है। वही दोस्तों यूपी में आपको फ्लैट 10% देना पड़ता है, कोई भी गाड़ी हो, डीजल पेट्रोल वगैरह कोई भी। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो मिनिमम 7% देना पड़ता है, मैक्सिमम 15% का देना पड़ता है, और वही अगर आप कर्नाटका जाते हैं तो आपको मिनिमम 13% देना पड़ता है और मैक्सिमम 18% आरटीओ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस में आपको 18% और देना पड़ेगा एज आरटीओ चार्जेस, जिसको देने के बाद भी आपकी गाड़ी मैक्सिमम 10 या फिर 15 साल चलने वाली है। और ये भी दोस्तों अगर कम है तो आपको गाड़ी की बिलिंग कराते वक्त 1% का टीसीएस या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी आईटीआर में आपको रिफंड मिल जाएगा। पर अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है या फिर आप आईटीआर भरते नहीं हो तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि रिबेट क्या ही लोगे, आपका टैक्स नहीं कुछ बनता। तो इसको अगर हम समराइज कर ले तो एक गाड़ी मान लो जो कि बाहर 100 रुपए की है और बाहर से पूरा बन के इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में वो गाड़ी अराउंड 300 से लेके 350 के बीच की पड़ने वाली है। तो 200 रुपए अराउंड सरकार के पास चला गया एक 100 रुपए की गाड़ी पे। और वही अगर दोस्तों को ये गाड़ी बाहर से सीकेडी वर्जन में आ रही है, मतलब पार्ट्स उस गाड़ी के इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में लोकली असेंबल हो रही है, तो अगर उस गाड़ी का प्राइस बाहर 100 रुपए का है, इंडिया में उस गाड़ी का प्राइस 190 रुपीज का पड़ने वाला है। और अगर कोई गाड़ी इंडिया में लोकली पूरी बन रही है बेस से टॉप तक, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा या फिर टाटा मोटर्स की, तो अगर वो गाड़ी कार मेकर को 100 रुपए की पड़ रही है तो कंज्यूमर को वो गाड़ी ऑलमोस्ट 170 रुपीज की पड़ने वाली है। 70 रुपए टैक्स चल जाएगा सरकारों के पास। और अभी दोस्तों कंप्लेंट करना शुरू मत करो, इसके सिर्फ नुकसान नहीं है, इसके फायदे भी है। जिसमें एक तो हमारी सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलता है हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर से। टोटल जीएसटी कलेक्शन में से 15% जीएसटी कलेक्शन हमारे सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा रिटर्न डाउन नंबर है, थोड़ा और हायर होगा इससे। और ये तो तब है जब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी अभी एडेड नहीं है, इसके अंदर सेस एडेड नहीं है, इसके अंदर आरटीओ चार्जेस एडेड नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखें हमारी आधी हो सकता है इकोनॉमी हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर चला रहे हो, वो कुछ 50-60 लाख लोग ही चला रहे हो जो कि हर साल गाड़ी खरीद रहे हैं और बढ़िया बढ़िया मजे करा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा फायदा क्या है कि जो यूज कार इंडस्ट्री है वो काफी बढ़िया ग्रो कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ियों के प्राइस इतने ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है कि नॉर्मल बंदे की इनकम उतनी स्पीड से ग्रो कर नहीं रही। तो ऑब्वियसली यार यूज कार इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी, बेचारे को पुरानी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, नया तो बेचारा खरीद नहीं पा रहा, इसलिए यूज कार इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल पेस से ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू न्यू कार इंडस्ट्री इंडिया में। और अब दोस्तों आते हैं इसके नुकसानों के बारे में, जो कि है तो न्यूमरस, पर 3 में नुकसान है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को और हमें एज अ इंडियन कंज्यूमर्स फेस करने पड़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने 15 साल पहले जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट करी थी इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए, और कार मेकर्स ने भी जो करी थी, अगर उसी रेट से इंडियन कार इंडस्ट्री ग्रो करी होती तो हम हर एक साल अभी अराउंड 80 लाख 90 लाख गाड़ियां बेच रहे होते। पिछले साल हमने बेली 40 लाख गाड़ियां बेची है और इस साल शायद उसके थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो जितनी हमने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी उससे आधी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से बाहर के कार मेकर्स को भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर से काफी विश्वास हटता जा रहा है। जिसकी वजह से 2017 में जनरल मोटर इंडिया को छोड़ के चले गए थे, 2019 में फिएट इंडिया को छोड़ के चला गया था, 2021 में फोर्ड इंडिया को छोड़ के चला गया था, और आने वाले सालों में देखते हैं दोस्तों कौन छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि काफी सारे कार मेकर है जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी इंडिया में सेल हो ही नहीं रही, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उतनी हुई नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी गाड़ियों की भी ग्रोथ हुई नहीं। और ये भी दोस्तों अगर कम है तो हमें एज अ कंज्यूमर नुकसान हो रहा है कि हमारे पास कार्स की कोई वैरायटी नहीं है। जिसमें अगर आप देखें जो कार मेकर बाहर के हैं जो कि इंडिया में काम कर भी रहे हैं, उनके पास बाहर की मार्केट में काफी सारी अच्छी अच्छी कार्स है जो कि इंडिया में काफी डिसेंटली बढ़िया परफॉर्म कर सकती है अगर सही प्राइस में लॉन्च करी जाए। पर क्योंकि इंडिया में टैक्सेस इतने हाई है और क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी फिलहाल अभी इतनी लो है, तो इसलिए बाहर के कार मेकर्स अगर उन गाड़ियों को
को इंडिया में लाते भी है तो उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए काफी कम लोग उन कार्स को परचेज कर पाएंगे। तो क्यों ही भाई कोई कार मेकर इतना बड़ा रिस्क लेगा, अपनी फैक्ट्री को इंडिया में सेटअप करेगा उस वाली गाड़ी के लिए। इसकी वजह से अगर आप देखें हर एक सेगमेंट में सिर्फ 1-2 गाड़ियां रह गई है जो कि मेनली बिकती है, और उस सेगमेंट की ऑलमोस्ट 90% सेल उस एक गाड़ी को मिलती है। बाकी सारी गाड़ियां या तो बिक नहीं रही या तो डिस्कंटिन्यू होते जा रही है, जिसकी वजह से हम एज अ कंज्यूमर्स के पास बिल्कुल वैरायटी बची नहीं है दोस्तों। जिसकी वजह से दोस्तों जिन कार मेकर्स की बढ़िया कार्स बिक रही है इंडिया में उस वाले सेगमेंट में, वो एकदम मोनोपोली क्रिएट कर रही है और अपना हर एक साल प्राइस इंक्रीज करते जा रही है। जैसा हमने फॉर्च्यूनर के केस में देख लिया है, उस गाड़ी का प्राइस पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए से बढ़ गया है, जबकि गाड़ी एक्जैक्टली सेम है, क्योंकि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में कोई और गाड़ी बची नहीं है। और अब दोस्तों हमें ओवर प्राइस देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी गलती है और हमारी सरकार की गलती है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी खराबी क्या है कि हमारे इंडिया में कार के एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे जितने हमारी स्केल पे बढ़ने चाहिए थे, जिसमें हमारे इंडिया ने पिछले साल ऑलमोस्ट 7 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा था। मतलब 7 लाख गाड़ियां इंडिया में बनके बाहर एक्सपोर्ट हुई थी, जिसको दोस्तों अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो चाइना में ऑलमोस्ट 50 लाख गाड़ियां पिछले साल एक्सपोर्ट हुई थी, ऑलमोस्ट हमसे 10 गुना ज्यादा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर दोस्तों हम कॉन्फिडेंस दिला नहीं पा रहे कार मेकर्स को अपनी फैक्ट्री को इंडिया में सेटअप करने का, क्योंकि जब तक वो इंडिया में सेटअप करके फैक्ट्री इंडिया में लोकल मार्केट को टेस्ट करेंगे नहीं और उनको इंडिया में बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं, क्यों ही वो इंडिया में और बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे और इंडिया से बना के गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो टेक्निकली दोस्तों इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को और हम एज अ कंज्यूमर्स बहुत नुकसान फेस कर रहे हैं। और मैं दोस्तों ऐसे कोई पार्टी या किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक सरकार जो कि इंडिया में आई है उन्होंने टैक्सेस को हाई रखा है इंडिया में। ऐसे नहीं है किसी ने कम रखा, किसी ने ज्यादा रखा, इनफैक्ट अब कम हो गया एज कम्पेयर टू पहले। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये एडवाइस है कि अब हमारी कार मार्केट काफी मेच्योर हो गई है। मेरे ख्याल से अब के टाइम में अगर हम थोड़े टैक्सेस को रिड्यूस कर ले और अपनी कार मार्केट को थोड़ा इंक्रीज करें, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा कार मेकर्स के द्वारा, तो मेरे ख्याल से काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है, आप बताना आपको क्या लगता है कि सरकार को और टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए ताकि उनका रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़िया हो, या फिर सरकार को टैक्स कम करके ज्यादा गाड़ियां बिकने देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग खरीदे, इकोनॉमी में ज्यादा ऐड हो और बाहर के कार मेकर इंडिया में और पैसा लगाए। और लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को, काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप 1 लाख दबा देंगे तो और बढ़िया मोटिवेशन मिलती है ग्रो करने के लिए।